नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बिल्कुल ही शानदार होंगे और बिहार दरोगा की तैयारी में लगे होंगे। इससे पहले मैं 8 आपको टेस्ट सीरीज उपलब्ध करा चुका हूं। जी हां, 8। अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए। प्रश्न का जो कलेक्शन है बिल्कुल एग्जाम के पैरेलल है, जो 1275 में हुआ था जिस प्रकार से, सेम उसी से मिलता जुलता। एक तरफ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रख लीजिएगा इधर, और इधर हमारा वाला प्रश्न मैच कराइएगा। लगभग एकदम सिमिलर प्रश्न आपको मिलेगा। सिमिलर प्रश्न का मतलब कि ये नहीं कि वही प्रश्न, मिलता जुलता। अब आप अगर एग्जाम दिए होंगे तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। अगर नहीं दिए हैं तो जब दीजिएगा तब आइडिया हो जाएगा। तो चलिए, 9वां टेस्ट सीरीज है, इससे पहले वाला देखिएगा जरूर। सारे प्रश्न मजेदार हैं, सभी प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखिए, करंट अफेयर के भी मैं क्वेश्चन को ऐड किया हूं, है ना, क्योंकि आप लोग कह रहे थे कि करंट अफेयर भी नहीं करते हैं। तो चलिए, करंट अफेयर भी ऐड कर दिया हूं। तो चलिए थोड़ा सा इसको मैं जूम कर लेता हूं। हाँ, इतना सही। द्रौपदी मुर्मू भारत के राष्ट्रपति बनी हैं, ये तो सभी लोग जानते हैं। कैवीं बनी है? 14वीं, 15वीं, 16वीं या 17वीं, है ना। तो यह 15वें, कैवें 15वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ लिया है। 15वें राष्ट्रपति ये बने हैं। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य जो हेड है ना, चुनाव आयुक्त नहीं, मुख्य। तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है वर्तमान में? तो राजीव कुमार। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर याद नहीं हो रहा है। याद करने की कोशिश ना करिए, कोशिश करिएगा तो दिक्कत होगी। करना क्या है, आप सादा पेज रखिए। जैसे कि आपको ये दूसरा प्रश्न याद रखना है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त, तो बस आपको लिखना है मुख्य चुनाव, है ना, मुख्य चुनाव, और नीचे लिख दीजिए राजीव कुमार। आप वीडियो देख लीजिए, एक दो दिन बाद जब भी आपको मन करे वो जो लिखे हैं उसको देख लीजिए। आपको पूरा देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप चीजों को आसानी से याद कर लेंगे, है ना। तो याद ऐसे होता है, एक बार आप सोचेंगे कि एक बार देखे आजीवन याद रहे, तो स्कैनर नहीं है ना, आंख, वो देखेगा, मस्तिष्क को भेजेगा, मस्तिष्क उसको रखता तो है, बट आप उसको निकाल नहीं पाते हैं मस्तिष्क से। तो निकालने के लिए उसको बार बार चीजों को रिवीजन करिए। चलिए तीसरा प्रश्न, तीसरा क्या कह रहा है देखते हैं। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी निम्न में से कौन है? सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी जो है वह है गीतिका कौल। जी हाँ, देखिए मैं आपको पहले भी बताया हूं कि अगर कोई भी महिला से संबंधित चीजें होती हैं तो उसको रख लीजिएगा। आप देख लीजिए, बिहार दरोगा का प्रश्न उठा करके महिला से संबंधित जब भी हुआ है तो प्रश्न आपसे पूछ दिया गया है ना, चाहे वो महिला फाइटर प्लेन उड़ाने वाली हो, चाहे जो हो, तो महिला से संबंधित हो उसको आपको याद करके लेना है। चलिए चौथा चलते हैं। अपाचे यह लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, किस देश में विकसित हुई है? बढ़िया प्रश्न है, और यह प्रश्न पूछा भी गया है। अपाचे क्या है? बिहार दरोगा में पूछा गया है अपाचे के बारे में कि अपाचे क्या है। तो अपाचे मोटरसाइकिल मत समझ लीजिएगा, है ना, ये अपाचे मोटरसाइकिल नहीं। यह लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जो यूएसए यानी कि अमेरिका में इसको डेवलप किया गया है, यानी कि विकसित किया गया है। चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। देखिए पांचवा प्रश्न, ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। जी हाँ, ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर 2024, यह पुरस्कार अपने प्रधानमंत्री को दिया गया, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री को मिला है। किस देश के द्वारा यह पुरस्कार जो है वह दिया गया है? ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर पुरस्कार यह कुवैत, जी हाँ, कबीर से कुवैत याद कर लीजिएगा। ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर पुरस्कार प्रधानमंत्री को दिया गया है, अपने प्रधानमंत्री जी को, कुवैत की ओर से। चलिए देखिए, बढ़िया प्रश्न है। लेक लड़की प्यारी बेटी योजना, है ना, लेक लड़की या प्यारी बेटी योजना किस सरकार के द्वारा चलाया गया? मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जब महिला का बात आए तो वहां वरीयता दीजिएगा, वहां से प्रश्न आपको एग्जाम में दिखेगा। देखिए मेरा काम है दोस्तों बताना, आगाह करना। पढ़ने को आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, आपने अब से पहले भी तैयारी की होगी, ऐसा नहीं कि आप आज ही तैयारी कर रहे हैं, पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कत हो गई, असफलता,
तो ये सारी चीजें आपको जानकारी ना होने की वजह से ही असफल आप हो रहे हैं। अब जब सब कुछ आप जान जाएंगे कि क्या महत्वपूर्ण होता है, किसको पढ़ना चाहिए, तो आप फिर चीजों को आसानी से समझ पाएंगे। तो लेक लड़की यानी कि प्यारी बेटी जो योजना है, यह कहां में है भैया? तो यह महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। चले आगे, चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। जीआई टैग से संबंधित प्रश्न है, और आप जानते हैं कि जीआई टैग से संबंधित प्रश्न पूछ देता है। रिगनाई पचरा क्या है? रिगनाई पचरा क्या है? एक मिठाई है, एक जनजातीय पोशाक है, चावल है, या अगला ऑप्शन कला है। तो देखिए रिगनाई पचरा जो है ना, यह एक जनजातीय पोशाक है। क्या है? जनजातीय पोशाक। अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको जीआई टैग मिला है। चलिए आगे चलते हैं। चापचर कुट त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो जो यह त्योहार है ना, यह मनाया जाता है आपके मिजोरम में। कैसे याद रखेंगे? आप लोग कहते हैं कि देखो अगर किसी को पकड़ लिए हैं, दबा रहे हैं उसका गर्दन या जो भी, तो कह रहे जोर से चाप दो। जोर से मिजोरम और चाप से चापचर। याद कर लीजिएगा कि आपने जोर से चाप दिया था, समझ गए? चापचर कुट त्योहार मिजोरम, ऐसे याद करिएगा। चलिए आगे चलें। देश का पहला संविधान गार्डन बनाया गया है। तो देश का पहला जो संविधान गार्डन है वह बनाया गया है आपके पुणे में। कहां में? पुणे। ये महाराष्ट्र में है, ध्यान देना है आपको। चलिए आगे चलते हैं। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत, मतलब कि पानी में मेट्रो जो चलने वाला है, यह भारत के किस राज्य में शुरुआत होगी? तो सबसे पहले मेट्रो भी कलकत्ता में ही चला था। पानी वाला मेट्रो यानी कि अंडर वाटर मेट्रो की बात की जाए तो वही कोलकाता में ही चलेगा। तो इतने प्रश्न थे करंट अफेयर के। अब आते हैं हम लोग अन्य प्रश्नों पर। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन है? सबसे पूर्वी, देखिए 4 स्थल होगा ना, ये उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी। तो सबसे पूर्वी पूछ रहा है, तो सबसे पूर्वी जो है वह आलमगीरपुर है, उत्तर प्रदेश में। कहां? आलमगीरपुर। सबसे उत्तरी, तो उत्तरी मांडा है। उत्तरी कहां है? मांडा। और सबसे दक्षिणी, तो दक्षिणी है सुतका-गेंडोर, है ना, सुतका-गेंडोर ये वाला। और सबसे पश्चिमी, तो पश्चिमी आप मालवा को रख लीजिए, है ना। इन चारों को सजा दिया मैंने। तो सबसे पूर्वी पूछ रहा है आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश, आपको याद रखना है। चले आगे, चलिए। सिंधु सभ्यता से आपको प्रश्न दिख रहे होंगे। अब आप जानते हैं कि सिंधु सभ्यता से प्रश्न आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो इसलिए सिंधु सभ्यता को आप स्किप मत करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। सिंधु सभ्यता के लोग टीन कहां से प्राप्त करते थे? टीन, टीन की बात कर रहा है। तो सिंधु सभ्यता के लोग जो थे ना, वह टीन प्राप्त करते थे अफगानिस्तान और ईरान से। कहां से? अफगानिस्तान और ईरान से। तांबा जो है वह खेतड़ी से प्राप्त करते थे। तो ये भी आपको ध्यान देना है। चलिए आगे चलें, चलते हैं आगे। निम्न में से किसके शासनकाल के दौरान बुद्ध की मृत्यु हुई थी? बहुत ही शानदार प्रश्न, बहुत ही शानदार प्रश्न है, इसको आप याद ही कर लीजिए। किसके शासनकाल के दौरान बुद्ध की मृत्यु? तो जब तक आप जोड़ेंगे ईस्वी 480, 483, 463 ऐसे जोड़ते रहेंगे, तब तक समय में निकल जाएगा, है ना। अजात शत्रु याद कर लीजिए। किसके दौरान? अजात शत्रु के दौरान। ये प्रश्न देखिए बिहार दरोगा में पूछा गया है। डियोनिसियस किसके दरबार में भारत आया था? बहुत ही बढ़िया और डीप वाला प्रश्न है। तो डियोनिसियस जो है ना, वह आया था आपके बिंदुसार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बहुत सारे लोग अशोक समझ रहे थे उस समय, बट याद कर लीजिए डियोनिसियस जो है वह बिंदुसार के समय आया था, याद कर लेना है आपको। चलिए 15वां सवाल जो कि भारतीय संविधान से है। मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य के राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? कहता है कि एक मंत्रिपरिषद होगी जो राज्यपाल को सहायता और सलाह देगी, वह अनुच्छेद 164 में वर्णित है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। 16वां प्रश्न। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साझे उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? जैसे कि 2 राज्य है ना,
या 2 से अधिक भी राज्य है, या मान के चलिए 3 राज्य है, तो इनके लिए चाहे तो एक ही हाई कोर्ट से काम चला लें ये लोग, है ना। ये तीनों चाहें तो एक ही हाई कोर्ट से काम चला ले, ऐसा किस अनुच्छेद में है? तो ऐसा जो है ना वह अनुच्छेद देख लीजिए, यहां पर लिखा हुआ है 231। कैसे याद करना है? 2 या 2 से अधिक, 2 से अधिक कितना होगा? 3। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए कितने उच्च न्यायालय? एक उच्च न्यायालय। देखिए इसी सेंटेंस में तो इसका आंसर छिपा है। अब आप जीवन भर नहीं भूलेंगे, इसको समझ गए तो। क्या कह रहा है फिर से समझिए, 2 या 2 से अधिक, तो 2 से अधिक 3 लिख दीजिएगा। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए कितने उच्च न्यायालय होने? एक उच्च न्यायालय। किस अनुच्छेद में है? बन गया ना 231। तो ऐसे करके आप इसको इजीली याद कर सकते हैं। बाकी मेरा काम है हिंट देना, आप समझ लीजिएगा। किस वर्ष अशोक मेहता समिति का गठन हुआ था? अशोक मेहता समिति, है ना, ये बच्चे कंफ्यूज होते हैं 1957 और 1977 में। अशोक मेहता पहले हुआ था कि बलवंत पहले हुआ था, इसको भी मैं क्लियर कर दूंगा। तो अशोक मेहता बाद में हुआ था। देखिएगा यहां समझिएगा, अशोक ए से शुरू होता है, बलवंत अगर बी से बलवंत लेते हैं तो बी से शुरू होता है। बी आता पहले है लेकिन स्थापना इसकी, बी आता बाद में लेकिन स्थापना इसकी पहले हो गई है। ए आता पहले है लेकिन स्थापना इसकी अशोक की बाद में हुई है। तो वर्ष 1977 आपको याद रखना है। अच्छा प्रश्न है ये भी। चलिए अब आपको पता है पंचायत से प्रश्न आपको एग्जाम में मिलता ही है। पंचायत का संविधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो पंचायत का जो संविधान है ना वह बी में है। किसमें है? बी में है पंचायतों का संविधान। चले आगे, चलिए सर 19 नंबर प्रश्न देखिए। केंद्र शासित प्रदेश हेतु एक उच्च न्यायालय होगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? आप लोग, चलिए मैं पहले आंसर बता देता हूं। इसका आंसर है 241। देखिए आप लोग पढ़ते हैं अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट, 214 हाई कोर्ट, तो अब 241 भी याद कर लीजिएगा। 241, 214 पहले था, अब 241 से ये हाई कोर्ट हो जाएगा यूटी में, यानी कि संघ शासित यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में, है ना। तो ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, 19 नंबर प्रश्न, शानदार प्रश्न है, इसको आप देख लीजिएगा। चलिए 20वां सवाल, न्यूनतम पुरुष साक्षरता के आधार पर दूसरा सबसे कम साक्षर राज्य, है ना, न्यूनतम। तो देखिए सबसे पहला तो कम साक्षर में अपना बिहार ही हो जाता है, ठीक। अब दूसरा जो है वह अरुणाचल होता है। कौन होता है? अरुणाचल प्रदेश। पहले नंबर पर सबसे कम पढ़े लिखे पुरुष अगर मिलेंगे तो बिहार में मिलेंगे, और अगर बिहार को छोड़ दिया जाए तो फिर अरुणाचल प्रदेश में मिलेंगे। तो ये दोनों टक्कर दे रहे हैं एक दूसरे को, है ना। चलिए 21वां प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन राज्य में वन क्षेत्र, है ना, वन क्षेत्र सबसे कम है? सीधा प्रश्न है, किस राज्य में वन का जो क्षेत्र है वह सबसे कम है? तो जो सबसे कम है वह है आपके ही हरियाणा में। कहां में? हरियाणा में। ओके चलिए, नूनमती तेल शोधक कारखाना किस राज्य में है? नूनमती तेल शोधक कारखाना जो है वह किस राज्य में है? तो ध्यान देना है आपको, 4 ऑप्शन आपको मिल गया, बिहार, असम, गुजरात और पश्चिम बंगाल। जी हाँ, नूनमती तेल शोधक कारखाना बिहार, असम, गुजरात और पश्चिम बंगाल। तो जान लीजिए जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा असम, यानी कि बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से कौन भैंस की एक नस्ल है? भैंस की एक ही है इनमें से कोई जो भैंस की एक नस्ल है, और वह है कालाहाड़ी। बाकी सब जो है वह गाय के नस्ल हैं। किसके हैं? गाय के। बाकी काला अब कैसे याद करना है? तो भैंस काला अमूमन काला होता है, तो आप जान ही गए हैं, समझ रहे हैं आप। चलिए आगे चलते हैं। विश्व जल दिवस मनाने की पहल की गई। विश्व जल दिवस मनाया कब जाता है? जरा कमेंट करिए तो, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है ना। और यह कब से प्रारंभ हुआ है? तो यह प्रारंभ 1992 से हुआ है। कब से हुआ है? वर्ष 1992 से। चलें 25वें नंबर प्रश्न की ओर। चलिए 25वां प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है।
सिंचित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान, सिंचित क्षेत्रफल की दृष्टि से तो भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, यानी कि पहला स्थान है सिंचित क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो। चलिए ये प्रश्न बढ़िया है, फंस जाते हैं इसमें बच्चे। सूरज कुंड झील स्थित है ना, तो कहां में स्थित है? तो सूरज कुंड जो झील है ना वह है आपके ही हरियाणा में। कहां? हरियाणा। अब जब कुंड की बात आती है तो अधिकांश लोग उत्तराखंड पर जाते हैं या हिमाचल प्रदेश पर जाते हैं। इस प्रश्न को इसलिए रखा गया है क्योंकि यह सूरज कुंड जो है वह हरियाणा में है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है, ध्यान देना है। चलिए, कोचिकल जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? कोचिकल या कहीं कुचिकल मिल जाए, है ना। कोचिकल जलप्रपात जो है वह भारत के किस राज्य में है? चार ऑप्शन है, शिमोगा कर्नाटक, मयूरभंज उड़ीसा, वायनाड केरल, डिंडीगुल तमिलनाडु। तो जो कुचिकल जलप्रपात है ना बच्चों, वह आपके कर्नाटक के शिमोगा में है। कहां में है? कर्नाटक शिमोगा में। तो बढ़िया प्रश्न है, इसको भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए 28वां सवाल, इनमें से किसे राष्ट्रीय विरासत पशु नेशनल हेरिटेज एनिमल घोषित किया गया है? किनमें से? तो इनमें से। तो चार ऑप्शन है, हाथी, घोड़ा, बाघ, शेर। तो याद रखिए कि हाथी, इसको हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु नेशनल हेरिटेज एनिमल के रूप में घोषित किया गया है, घोड़ा को नहीं, ध्यान रखना है, हाथी को। चलिए, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व स्थित है। कहां में है भैया सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व? चार ऑप्शन है, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो सत्यमंगलम जो टाइगर रिजर्व है वह आपके तमिलनाडु में है। कहां में है? तमिलनाडु में है, याद रखना है। 30वां नंबर प्रश्न, भारत का दक्षिणतम वाघ क्षेत्र है ना, जैसे भारत का ये दक्षिणतम बिंदु होता है तमिलनाडु केरल वाला, तो कह रहा है कि सबसे दक्षिणतम मतलब कि इससे दक्षिण कोई भी बाघ अभ्यारण्य नहीं हो। पेरियार, पराम्बिकुलम, मुद्दुमलई, मुंडथुरिया, कलाकड़, है ना। तो जान लीजिए कि पेरियार केरल में है तो होगा नहीं, पराम्बिकुलम केरल में है, होगा नहीं, मुंडथुरिया और मुद्दुमलाई में होगा। तो जो राइट आंसर होगा वो मुंडथुरिया कलाकड़ होगा। क्या होगा? मुंडथुरिया कलाकड़। भारत का सबसे दक्षिणतम, जी हाँ, सबसे दक्षिणतम ये बाघ आरक्षित क्षेत्र है, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। चलिए, एशिया, दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, दक्षिण एशिया का, है ना, पूरे दक्षिण एशिया की बात कर रहा है ये कि दक्षिण एशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी। तो जो राइट आंसर है वह हो जाएगा बैरन द्वीप। कौन हो जाएगा? बैरन द्वीप। आगे चलें, चलिए, वर्षा का जल का मान जब कितना से कम जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। तो जो बारिश होती है तो उस पानी को आप मापिएगा, अगर उसका पीएच मान 5.6 से कम है ना, कम है, तो समझिए कि वह अम्लीय। ई मत समझिए कि 7 से नीचे अम्लीय होता है तो अम्लीय मार दीजिएगा, नहीं, 7 नहीं होगा आंसर। इसीलिए तो मैं इस क्वेश्चन को लाया हूं कि जहां आपको लगे डाउट वहां घबराना नहीं है, चीजों को जान लीजिए। 7 मतलब उदासीन, 7 से नीचे अम्लीय, लेकिन यहां तो 6 भी है, तो ये नहीं समझना है, 5.6 राइट आंसर होगा, है ना। चलिए, इनमें से किस ग्रह का वायुमंडल जो है वह सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत एवं पीले बादल से बना है? इनमें से किस ग्रह का भाई? मंगल, बुध, शुक्र, शनि, चार ऑप्शन है। तो वह ग्रह है जिसका जो वायुमंडल है ना वो सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल जानबे करते हैं H2SO4 के मोटे और श्वेत और पीले बादल से घिरा हुआ है। तो वह है शुक्र। कौन है भैया? शुक्र जो है ग्रह है वह सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे चादर पीले बादलों से बना है। कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? तो यह एक दुर्बल क्षार है। दुर्बल मतलब कमजोर, क्या है? कमजोर क्षार है, ध्यान देना है। चलिए 35 नंबर सवाल है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है ये। इनमें से कौन कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं पाया जाता है? कौन है भाई? ऑप्शन देखते हैं,
कौन है जो कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में नहीं पाए जा रहे हो जी? तो मरकरी जो है वो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था हो जाता है। मरकरी पारा आप लोग देखे होंगे ना, देखिएगा थर्मामीटर में, या मरकरी को निकालिएगा, हाथ पर हथेली पर लीजिएगा तो वह आपको मुलायम रहेगा, एकदम द्रव जैसा, है ना। तो द्रव अवस्था में हो जाता है, ये कमरे रूम टेम्परेचर पर है, तो मरकरी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए, इनमें से कौन भाप के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन प्रदान करती है? एनसीईआरटी का प्रश्न, बहुत ही तगड़ा, दिमाग हिला देने वाला प्रश्न है ये। यह दिमाग हिला देने वाला प्रश्न है। कौन भाप के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन प्राप्त करता है? तो ये एल्युमिनियम भी है, आयरन भी है और जिंक भी है। मतलब कि ये सभी जो हैं यह धातु के साथ अभिक्रिया करके और क्या प्रदान करते हैं? हाइड्रोजन और धातु का ऑक्साइड, है ना। भाप के साथ अभिक्रिया करके, धातु के साथ नहीं, सॉरी, भाप के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन प्रदान करते हैं। अच्छा प्रश्न है। इसके मिश्र धातु को अमलगम भी कहते हैं। किसके मिश्र धातु को, जैसे किसी को मिला करके अगर बनाते हैं तो अमलगम तैयार हो जाएगा, तो वह पारा हो जाएगा। पारा अमलगम तैयार कर देता है। चलिए 38वां, कार्बन के सबसे बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कार्बन के सबसे बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। ऑप्शन है 3, 4, 5, 6। तो कार्बन के सबसे बाहरी कोश जो होता है, सबसे बाहरी, उसमें 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। कार्बन का परमाणु संख्या कितना बताए थे पिछली वीडियो में, जरा कमेंट करिए। चलिए, लिस्मानिया में जनन होता है। देखिए ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार पुलिस में जनन से जरूर प्रश्न पूछता है कि हाइड्रा में जनन कैसे होता है, या फिर अन्य में। तो आप जान लीजिए, लिस्मानिया में जो जनन होता है ना, वह द्विविखंडन होता है। लिस्मानिया में कैसे जनन होता है? द्विविखंडन, 2 भागों में यह बढ़ता है, ऐसे जनन होता है। चलिए, लड़कों की मैं बात कर रहा हूं, लड़कियों की नहीं। लड़कों में यौन अवस्था के लक्षणों का नियंत्रण कौन करता है? कौन सा हार्मोन? सीधा सा पूछ रहा है। टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन या सभी मिलकर? तो देखिए, ये तो महिलाओं में होता है ना, फीमेल सेक्स हार्मोन कहते हैं इसको। पुरुष सेक्स हार्मोन जो है वह टेस्टोस्टेरोन है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वह टेस्टोस्टेरोन। और इसका जो श्रवण कहां से होता है? तो टेस्टिस। हम बताए थे ना कल के वीडियो में, टेस्टिस से टेस्टो आप रिलेट कर रहे थे। टेस्टिस मतलब कि वृषण। अब और हिंदी मत पूछिए, फिर दिक्कत हो जाएगी। आप लोग समझ लीजिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। चलिए 41वां प्रश्न, सर्वप्रथम किसने सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किया था? सूर्य से 7 रंग में बांटा जाता है ना। अगर प्रिज्म से गुजारेंगे सूर्य को, तो ये 7 रंग में बट जाता है, ऐसे 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 ऐसे, ऊपर नहीं जाता है, नीचे की ओर ही बढ़ता है। तो यह सबसे पहले किसने किया था? तो यह अपने न्यूटन ने किया था। किसने? न्यूटन ने। चलिए, प्रिज्म से गुजरने के बाद प्रकाश में किस रंग का झुकाव सबसे कम होता है? इसको आप अच्छे से समझिएगा, ये बहुत अच्छे से आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूं। इसको मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूं। हाँ, चलिए यहां पर अब आते हैं। ये देखिए, माना कि ये प्रिज्म है। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसमें अक्सर बच्चे फंसते हैं। तो प्रिज्म से अगर श्वेत प्रकाश गुजरता है, देखिए यहां से तो दिख भी नहीं करेगा श्वेत प्रकाश। हाँ, यहां से अगर श्वेत प्रकाश, माना ये श्वेते है ना, ये श्वेत प्रकाश है, ये गुजरता है, तो ये पहले तो यहां थोड़ा सा मुड़ेगा, फिर मुड़ेगा, तो यह 7 भागों में बटेगा। कितने भागों में बटेगा? 7 भागों में। सबसे कम लाल मुड़ेगा, है ना, और जो सबसे नीचे है वह मुड़ेगा बैगनी। बैगनी भी ले लेते हैं हम। बैगनी मतलब कि जो सबसे ज्यादा मुड़ जाएगा वो बैगनी, और सबसे कम लाल। तो यही तो पूछ रहा है, सबसे कम झुकाव। तो सबसे कम झुकाव होता है लाल का। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है आपको। समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। आकाश में तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। आज मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से एक चीज आपको, ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो आपको बहुत काम आएगा और चीजें आपको बिल्कुल आसान हो जाएंगी। आकाश में तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। देखिए सीधी बात, आकाश है ये क्या है भैया? ये आकाश है।
तारे जब आप नीचे से देखते हैं तो कभी ब्लिंक करते दिखेगा, टिप 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 करेगा ना। ये वास्तव में ऐसा नहीं होता है, ठीक ना, वास्तव में ऐसा नहीं होता है। वो तो भैया कंटिन्यू है ही, टिमटिमाता तो अपवर्तन के कारण नजर आता है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसमें मैं क्या बताने वाला हूं जो आपको जीवन भर काम आएगा। तो देखिए, जब भी प्रश्न पूछे, सामान्यतः जब भी प्रश्न पूछे जो है और वो आपको अलग दिख रहा हो, जो है वास्तविकता से अगर आपको अलग दिखे तो अपवर्तन मार दीजिएगा। उदाहरण के स्वरूप हम आपको बता देते हैं कि अगर वास्तविकता से हट के आपको दिख रहा है तो आंसर मार दीजिएगा अपवर्तन। उदाहरण स्वरूप मैं आपको फिर से बता देता हूं। जैसे वास्तव में तारा टिमटिमाता नहीं है लेकिन आपको दिखाई देता है टिमटिमाते हुए, तो जो है वो दिख नहीं रहा, यानी कि अलग चीज दिख रहा है, तो अपवर्तन हो जाएगा। दूसरा, आपसे पूछता है कि पानी भरा है, इसमें सिक्का को डालेंगे तो सिक्का कुछ ऊपर उठा दिखाई देगा। देखिए, वास्तव में सिक्का तो अपने स्थान पर है लेकिन दिख रहा है ऊपर, यानी कि वास्तविकता से हट के दिख रहा है, तो इसका मतलब अपवर्तन होगा। दो उदाहरण में दिया। तीसरा उदाहरण एक और पूछता है कि सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई देता है या सूर्योदय के पहले भी सूर्य दिखाई देता है। जैसे सूर्य डूब जाता है लेकिन फिर भी थोड़ी देर तक सूर्य दिखते रहता है, तो वास्तव में तो सूर्य डूब गया है बट सूर्य दिख रहा है, यानी कि वास्तविकता से हट के आपको दिख रहा है, अपवर्तन होगा। देखिए, बहुत बड़ी चीज मैं आपको बता दिया हूं, अगर आप समझ पाए हैं तो कभी नहीं भूलेंगे। अगर वास्तविकता से हट रहा है तो अपवर्तन आंसर करिएगा। ये अब सब पर लागू होगा। वास्तविकता से अगर भिन्न है तो अब आप समझ गए होंगे। मैं ज्यादा लेंदी नहीं करना चाहता हूं, जो नहीं समझे हैं वो फिर से समझने का प्रयास करिएगा, या आगे अब भी कोई भी क्वेश्चन आएगा किसी वीडियो में तो उसको करूंगा। चलिए, 44वां प्रश्न। परिपथों की विद्युत धारा मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसे कहते हैं। परिपथ में जो विद्युत धारा होता है उसको एमीटर से मापते हैं। किसे? एमीटर से मापते हैं, याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी, एमीटर से मापा जाता है। चलिए, 45वां नंबर। यदि प्रतिरोध दोगुना कर दिया जाए तो विद्युत धारा रह जाएगी। प्रतिरोध को अगर आप दोगुना कर देंगे तो विद्युत धारा रह जाएगी कितनी? आधी रह जाएगी भैया। अगर दोगुना कर देंगे तो विद्युत धारा आधी रह जाएगी, यानी कि 45 का सी। सारे प्रश्न ये एनसीईआरटी के हैं, आपको रट लेना है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक है वह होता है ओम। क्या होता है? ओम, है ना, ओम होता है, ओम, OHM, ये आपको ध्यान देना है, OHM, ओम। चलिए आगे चलते हैं। 47वां नंबर। भारत विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का सदस्य किस वर्ष बना? तो यह 1995 में ही बना है, ये ध्यान रखना है। चलिए, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, खूबसूरत, शानदार, उम्दा। किस वित्तीय वर्ष के लिए पेश किए गए आम बजट को ब्लैक बजट कहा गया है? जी हां, ब्लैक बजट अगर पूछेगा कि ब्लैक बजट किस वर्ष पेश किया गया था, ब्लैक बजट, चार ऑप्शन है 72, 73, 73, 74, 74, 75, 75, 76। तो रट लीजिए, ब्लैक बजट जो है वह 1900, समझ गए, 73, 74, ये ब्लैक बजट कहा गया है। चलिए, ये भी अच्छा प्रश्न है। वह कर यानी कि वह टैक्स जो करदाता के लिए प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के मूल्य की वृद्धि नहीं करता है, क्या कहलाता है? वस्तु की कीमत नहीं बढ़ता है इसमें। आप अगर कमा रहे हैं 12 लाख तो आप पर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन आप 13 लाख कमा रहे हैं तो आप पर टैक्स लगेगा। इसमें वस्तु का दाम कहां बढ़ा? 12 लाख कमाने वाला अगर खरीदता है माचिस 1 रुपए का, तो 13 लाख कमाने वाला भी 1 ही रुपए का माचिस खरीदेगा। ऐसा नहीं कि 13 लाख कमाने वाला ज्यादा खरीदेगा। हां, 13 लाख वाला टैक्स देगा, आयकर। तो आयकर जो है वह वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि नहीं करता है। अच्छा प्रश्न है, कॉन्सेप्चुअल है, ध्यान देना था आपको। चलिए, 50वां नंबर। किस देश ने सर्वप्रथम या सबसे पहले जीएसटी लागू किया था? किस देश ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया था?
तो वह देश है कौन सा? फ्रांस, इंग्लैंड, रूस या भारत? तो भारत तो जान रहे हैं कि 2017 में ये लागू किया है, भारत 2017 में लागू किया है, तो भारत तो होगा नहीं। कौन होगा? फ्रांस होगा। कौन होगा? फ्रांस। जरा सा कमेंट करिए कि क्या जीएसटी प्रत्यक्ष कर है या अप्रत्यक्ष कर? मैं पिछली वीडियो में आपको बताया हूं कि जीएसटी जो है वह अप्रत्यक्ष है कि प्रत्यक्ष है ना? मैं हिंट भी आपको दे दिया हूं, आप लोग कमेंट करिएगा। तो चलिए 30 मिनट लगभग मैं आपका लिया और 30 मिनट में आपको 50 प्रश्न बिहार दरोगा के एकदम, मैं बार बार वही चीज कहता हूं कि जो प्रश्न है ना वह बिल्कुल आप मिला लीजिए 1275 वाले से या उससे पहले वाले एग्जाम से, बिल्कुल पैरेलल आपको दिखाई देगा, कम नहीं दिखाई देगा। इतना बढ़िया से क्वेश्चन को डिजाइन किया हुआ। सबसे बड़ी बात क्या है जानते हैं? ये सारे प्रश्न एनसीईआरटी से दबोचे हुए हैं। इसमें मैक्सिमम साइंस के तो सारे प्रश्न जो है ना वह एनसीईआरटी से दबोचा हुआ है, और जो भी प्रश्न है वह मतलब कि उच्च स्तरीय है और बिल्कुल 1275 में मिलने लायक है। तो चलिए 9वां वीडियो है, इससे पहले 8 वीडियो आप नहीं देखें तो देख लीजिएगा, ऐसे कंटिन्यू मैं आपको उपलब्ध कराता रहूंगा। पीडीएफ के लिए चिंता मत करिए, मैं पीडीएफ इतवार को आपका ये सारा पीडीएफ दे दूंगा, 10 वीडियो का पीडीएफ इतवार को आपको मिल जाएगा विद आंसर। तो परेशान मत होइए, एक ही दिन भर दूंगा भंडारा। और टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, टेलीग्राम पर ही पीडीएफ देंगे ना, टेलीग्राम का लिंक दे दे रहे हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या पहले वीडियो वाले में भी है, कहीं से भी जुड़ सकते हैं आप। तो चलिए इजाजत चाहते हैं, फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।